और बात करने के लिए हमारे साथ बड़ा और खास पैनल जुड़ रहा है। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। संजय जी स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। रुद्र प्रताप दुबे जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुबे जी स्वागत है। जावेद अहमद जी हैं, नेता हैं बीएसपी से। जावेद अहमद जी स्वागत है। चौधरी इजहार बबलू जी हैं, नेता हैं AIMIM के। बबलू जी स्वागत है। जावेद अहमद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। बार बार आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से बी टीम भारतीय जनता पार्टी कहा जाता था, क्या वो ठप्पा हटाने की कोशिश है यहां पर? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे, आज संविधान दिवस है। बाबा साहब को मैं अपनी खराज करता हूं। जहां तक आपने सवाल किया है, ये बी टीम सी टीम का धब्बा बहुत पुराना हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो भारतीय संविधान पर अपनी आस्था रखती है। हाँ। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरी बहन जी हमेशा से समाज के गरीब गुरबाओं के लिए काम करती आई हैं। और समाज का आखिरी इंसान जिसके आंख में आंसू है, क्या किसी बिरादरी का रहा हो, माननीय बहन जी उसी के लिए काम करती हैं। ये बातें अफवाह पढ़ा के पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे समाज का पूरा वोट ले लिया समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद भी नतीजा सिफर आया। माननीय बहन जी ने कभी भी जात बात में सियासत नहीं किया। माननीय बहन जी ने हमेशा समाज के आखिरी इंसान पे, चाहे गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, जिसके आंखों में आंसू रहते हैं, माननीय बहन जी ने उसी की नुमाइंदगी की। नहीं, आपको समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई मायावती जो है वो बी टीम का काम कर रही हैं, कहीं उनके फैसले हैं, कहीं पर प्रत्याशी उतारने की बात होती है। तो चुनाव से लेकर 22 के चुनाव से लेकर अब तक हमने बहुत सारे बयान सुने हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, और अब एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं सरकार को गिरने। हाँ देखिए, ऐसा है कि जब जमीन पे कोई काम नहीं होता है तो अफवाहें लगती हैं। माननीय बहन जी के 4 बार की हुकूमत में बहन जी ने समाज के आखिरी तबके के लिए इतना काम किया है। उसको जब हम चर्चा करते हैं तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग बी टीम सी टीम बनाना शुरू कर देते हैं। ये जनता थक चुकी है, समाज समझ चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के पास एक बहुत बड़ा तबके का और सॉलिड और चट्टान तरह खड़ा है। और हमारा समाज भी समझ रहा है। तो चुनावों में तो नहीं दिखता, पार्टी में हम जुड़ जाएंगे। आजकल चुनावों में तो नहीं दिख रहा है। कितने चुनाव निकल गए लगातार? कितने चुनाव निकल गए? एक के बाद एक चुनाव निकल गए। आप कह रहे चट्टान की तरह खड़ा दिखाई दे रहा है, हमें तो नहीं दिखाई पड़ता। वो तो रिजल्ट आने पर दिख जाता है ना। हम तो विचारधारा वाले लोग हैं। हम लोग विचारधारा वाले लोग हैं। ठीक है, चौधरी इजहार बबलू जी अनुयायी हैं बबलू जी समाज के लिए। ठीक है बबलू जी, भाई ओवैसी साहब तारीफ कर रहे हैं मायावती की, क्या सोच रहे हैं? 24 में 7 आने की सोच रहे हैं क्या? ऐसा है सर, ओवैसी साहब तारीफ कर रहे हैं, वहां तक तो मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार मुसलमानों को कट्टरपंथी कह करके इस तरीके के अल्फाज बोले हैं जिससे मुसलमान उस चीज को लेके बड़ा औध है, वो समझता है सब बात। अगर कोई लीडर, जिम्मेदार लीडर कोई बयान किसी एक कौम, एक विशेष के बारे में कुछ कहेगा तो वो कौम कभी उसको भूलेगी नहीं। चुनाव आ रहा है, चुनाव में उस चीज को सबको ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि तमाम चीजें मुस्लिम समाज ने देख रखी है। जिस तरीके से मायावती जी ने कहा है ना कि मुसलमान कट्टरपंथी होता है, ये ट्रांसफर वोट कर दीजिए, तमाम बयान उनके चले थे, वो था, वो सब याद है लोगों को। अब आपके नेता तारीफ कर रहे हैं, आपके नेता तारीफ कर रहे हैं, आप उंगली उठा रहे हैं मायावती पे, कैसे समझे इसको? ऐसा है, नेताजी का मैं समर्थन करता हूं, समर्थक हूं, लेकिन जहां तक बात है, नेताजी को यह भी समझना चाहिए, खासतौर से मैं अपने लीडर ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि हमारे ओवैसी साहब अगर ये सोच के कि इनसे गठबंधन कोई मामला ऐसा हो जाए, लेकिन ये भी समझना है कि इसने हमारे कौम के बारे में क्या क्या कहा है, किस तरीके से मामलात रहे हैं, कई चुनाव देखे हैं, उन चुनाव में क्या परिणाम रहा है, क्या भाषा रही है, ये तमाम चीजें भी हमारे लीडर को याद रख के तब फैसला लेना चाहिए जो भी है। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, जरा ये नया समीकरण क्या बनता दिखाई दे रहा है चुनाव में? अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, खैर बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, बहुत सारी खबरें निकल कर आएंगी, तो क्या उसकी शुरुआत हो गई है? ओवैसी साहब ने उसकी शुरुआत कर दी है क्या? देखिए, सबसे पहली बात अनुज भाई मैं ये बताना चाहता हूँ, मायावती जी बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उनके पास एक विधायक है उमाशंकर सिंह जी, और मुझे लगता है अगर वो निर्दलीय भी लड़े, बसपा का सिंबल भी ना लड़े, तो भी वो विधायक बन जाए, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में ऐसा काम किया, नाम किया है।
उन्हें बसपा के टिकट और सिंबल की जरूरत जी। नहीं। 403 विधानसभा सीटों पे ये लड़के, आपने देखा होगा 118 सीटों पे इन्होंने कैंडिडेट्स अपने बदल दिए, बदल के उन जातियों के खड़े कर दिए जो समाजवादी पार्टी को हराने का काम करे और जो भारतीय जनता पार्टी की अपरोक्ष रूप से मदद करे। तो ये सबको पता है, ये इसमें बताने की बात नहीं। 77 सीटें अनुज भाई, मैं बार बार ये आंकड़ा बोलता रहता हूं, आपको भी पता है, सबको पता है, 2500 के कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी हारी है। एआईएम ने हमें 11 सीटों पे हराने का काम किया, जहां 2000, 4000, 5000, 7000 वोट हमारे काटे। आजमगढ़ भी आप बीएसपी की वजह से हारे। अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे बबलू, देखिए मेरी बात आप कंप्लीट हो जाने दो अनुज भाई। बिल्कुल, देखिए 2,76,000 वोट गोई गुड्डू जिमाली जी को इन्होंने टिकट दिया, जो जिनके ऊपर मायावती जी ने उनको क्या क्या आरोप लगा के पार्टी से निकाला था। और साहब 3 महीने में, 6 महीने में ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वो दूध के धुले हो गए। तो मायावती जी ने जो आरोप लगा के उनको पार्टी से निकाला था गुड्डू जमाली जी को, और लेकिन 6 महीने बाद उनको टिकट देने में वो आरोप साफ हो गए। तो जो मैं बहन जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत बड़ी नेता है, उनके ऊपर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता, बहुत बड़ी नेता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अपने बसपा के मित्र से कि क्या 6 महीने में गुड्डू जमाली जी के जो आरोप बहन जी ने लगाए थे वो कैसे खत्म हो गए? जावेद अहमद जी काउंटर कर लीजिए जल्दी से। प्रक्रिया संजय जी आ रहा हूं इसके बाद में आपके पास। जावेद अहमद जी। जी साहब, मैं इनको सुन रहा था। हम चुनाव लड़े तो हमने भाजपा को जिता दिया, हम चुनाव नहीं लड़े तब भी हमारी गुनाह हो गई। आप बताइए, राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़े कि ना लड़े? गुड्डू जमाली साहब बहुत दम खप के चुनाव लड़े थे और बहुत कम वोट से हारे थे। हम लोग वाकफर देने के लिए पैदा हुए क्या? अरे राष्ट्रीय पार्टी के लोग हर जगह चुनाव हम लड़ेंगे, और जब हम चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं हमारे बस चुनाव हार गए। अभी चुनाव हम नहीं लड़े थे तो कह, अरे भाई साहब, कैंडिडेट तो हर आदमी पार्टी उतारता है, राष्ट्रीय पार्टी तो पार्टी उतारेगी अपने कैंडिडेट को। बोलिए 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 अभिषेक जी, जो आरोप लगा के बहन जी के आरोप है, अनुज भाई, बहन जी के शब्दों को अगर जावेद भाई नहीं समझ पा रहे, मैं इनको डेट और ट्वीट कभी वो बता देता हूं। मैं ट्वीट बताता हूं, आप जाके ट्वीट देख लीजिएगा। 22 अक्टूबर 2021 की ट्वीट है बहन जी की। क्या क्या कह के उन्होंने निकाला, सारे प्रमुख न्यूज चैनलों पे चला, सारे न्यूज़पेपरों में आया कि गुड्डू जमाली ने ये किया, इसलिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। वो मुझसे संरक्षण चाहते थे कि मैं सत्ता से मदद मांगूं उनको बचाने के लिए। तो ठीक है, ऐसा क्या होता है? ठीक है अभिषेक जी, होता है, राजनीति में देखा है ना, ये मैं पूछना दोस्ती दुश्मनी चलती रहती है, देखा है। तो पार्टी से कई लोग छोड़ के जाते हैं, कई लोग वापस आ जाते हैं, तो इसमें क्या हो गया? बहन जी, मैं बहन जी के आरोप पे बात कर रहा हूं, मैं बहन जी के आरोप पे बात कर रहा हूं। मैं बहन जी इतनी सीनियर लीडर है, उनके बोलने का मतलब होता है, उनके बोलने को सब लोग सुनते हैं। और भाई वो बड़ी लीडर है तो उनके बात को सब, ठीक है संजय चौधरी जी, चैनल भी सुनते हैं, ठीक है संजय चौधरी जी सुनते हैं, सत्ता दल भी सुनता है। संजय चौधरी जी, देखिए यहाँ पर एक नया समीकरण बनता दिखाई दे रहा है और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं 24 के चुनाव को लेकर? वैसे ही साहब बहुत ज्यादा यहाँ पर रुचि दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब गुजरात में मायावती जी की तारीफ करना कहां से सही लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अनुज भाई, इतनी देर की चर्चा के बाद ये बात साफ हो गई है कि ये जो जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हो रहा है इसका कोई असर नहीं है। ओवैसी जी की बात को ओवैसी जी की पार्टी के प्रवक्ता इस सार्वजनिक मंच पर स्वीकारने को तैयार नहीं। बसपा को लेकर और समाजवादी पार्टी का जो द्वंद्व है, अभी जो 5-7 मिनट की जो डिबेट हुई है उसमें सामने आ गया है जी। तो मुझे लगता है कि जो मायावती जी का ट्वीट है वो बिल्कुल वैसे ही ट्वीट है जैसे खबरों में बनने के लिए अखिलेश यादव जी एसी में बैठकर ट्वीट करके उसकी पॉलिटिकल वैल्यू बनाने की बात करते थे। जमीन पर इसका कोई असर नहीं है, इस प्रवक्ताओं की बहस में इसका कोई असर सामने नहीं आ रहा है। आपस के द्वंद्व वैसे ही हैं जैसे ओवैसी जी हर चुनाव के समय आकर कभी शिवपाल जी को, कभी ओपी राजभर जी को, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। मुझे लगता है कि केवल और केवल न्यूज वैल्यू में बने रहने के लिए मायावती जी का इस प्रकार का स्टेटमेंट आया है और उसके लिए फेवरेबल स्टेटमेंट ओवैसी साहब का भी आया है। इसका कोई असर नहीं है। जमीन पर असर इसी बात का है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव के बाद लगातार उपचुनावों में सारे विपक्ष को, चाहे वो सपा खड़ी हो या कहीं बसपा न खड़ी हो या बसपा खड़ी हो, कांग्रेस खड़ी हो या न खड़ी हो,
इन सब के मिलने जुलने का वैसा ही कोई असर नहीं है जैसे दो बड़े बड़े जीरो मिलकर कोई एक नंबर नहीं बना पाते। संजय जी, मुझे लगता है कि इस ट्वीट का और वक्तव्य का बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया है यहां पर मायावती जी ने ट्वीट करके, बेरोजगारी और महंगाई का, और अब वो विपक्ष में हैं तो वो तो उठाएंगे ना ये सारे मुद्दे। आप कह रहे हैं कि उसका कोई, आप न्यूज में रहने के लिए केवल यह ट्वीट कर दिया गया? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब देश में महंगाई की रफ्तार लगातार पिछले 4 सप्ताह से कम हो रही हो, उसके बाद अगर किसी राजनीतिक रूप से जिस नेता को अपनी पार्टी का अध्यक्ष कहा जाता हो, उसको अगर इस मुद्दे की याद आए तो निश्चित रूप से यह चुनावी ट्वीट ही कहलाएगा। मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक दल को लगता कि महंगाई वास्तव में संकट है तो निश्चित रूप से वो अपनी पार्टी को लेकर, अपने कैडर को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जमीन पर उतरती। लेकिन राजनीति में तो अंततोगत्वा चुनाव में जाना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, जनता को बात बतानी पड़ेगी। तो चुनाव में मैदान छोड़कर भाग जाना, केवल ट्वीट देकर अपनी अभिषेक राय आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं है, अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार लगातार निर्णय दे रही है वैसा ही निर्णय देगी और भाजपा कहते हैं मुकाबले में जीते हैं। ये टीवी चैनलों पे आते हैं, ये जमीन से जुड़े हुए आदमी लगते ही नहीं, इस तरह की बातें करते हैं, आम जनता की बातें करते नहीं। साहब, आप भी आम आदमी हो, मैं भी आम आदमी हूँ, अनुज भाई भी आम आदमी और हमारे यहाँ जितने साथी मित्र बैठे हैं सब है। जो डीजल आप और जिसपे उसने पेट्रोल पे आपने सेस लगा रखा है, वो उस पर क्या बात कहोगे? आज किसान महापंचायत हुई, सारी चीजें आपके खिलाफ चल रही है, आप सब कहोगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। साहब, कितना धोखा करोगे? उनसे जो वादा किया तो वही पूरा नहीं कर पा रहे हो और कहते हो हम विपक्षी आवाज। आप जब हम सड़क पे बैठते हैं, हम कहते हैं हम विधानसभा तक जाएंगे, इस मार्च से जाएंगे, आप हमें चलने नहीं देते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप अरेस्ट कर देते हो, हाउस अरेस्ट कर देते हो, आप विपक्ष का गला दबाने का काम करते हो। लोकतंत्र नहीं रह गया साहब, ये हिटलर शाही चल रही है। ये सरकार कहते हैं तंत्र के खिलाफ जाके काम करती है। संविधान को आप कहां मानते हो? बाबा साहब के संविधान को अगर आप मानते होते तो इस तरह की हरकतें करते। संजय जी, आप हमें विधानसभा में सवाल बोलिए, जल्दी से बोलिए, रुद्र जी वेट कर रहे हैं। अरे राय साहब, कोई और आदमी कहता तो मुझे लगता है समझ में आता। आज दुनिया की जो स्थिति है उसमें दुनिया के देशों में महंगाई की क्या स्थिति है, कोई बेड़क पढ़ा लिखा आदमी बात कहता तो समझ में आता। आप जैसा आदमी क्या देख नहीं रहा है कि अब अमेरिका में महंगाई की दर क्या है, यूरोप में महंगाई की दर क्या है, इंग्लैंड में महंगाई की दर है, और आज दुनिया स्वीकारती है कि भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। क्या ये आपको दिखाई नहीं देता है? और रही बात किसानों की, तो किसानों की फसल का 1.5 गुना दर हमने दिया है। आप और बस ठीक है, 2013 में आप बात करते हो, आप कहते थे आपकी सरकार कहती थी, हमने करके दिखाया है। 5 साल में आप देते हैं 90,000 करोड़, बसपा देती है 85,000 करोड़ और हम देते हैं 1,91,000 करोड़ रुपया। संजय चौधरी जी, मूल्य का भुगतान भारतीय जनता पार्टी करके निकालती है। भारतीय जनता पार्टी के समय रुद्र जी, आगे बढ़ता है। रुद्र जी को चर्चा में लाइए। ठीक है रुद्र जी, मैं आखिर में इसीलिए आपके पास आता हूँ। ठीक है संजय जी, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। रुद्र जी वेट कर रहे हैं ना? अरे रुद्र जी वेट कर रहे हैं, आ रहा हूँ। जावेद अहमद जी, पूरा मौका दूंगा, पेशेंस रखें थोड़ा। रुद्र जी चर्चा में आइए। ठीक है डॉक्टर साहब। संजय जी प्लीज, संजय जी रुद्र जी को मौका दीजिए। अरे रुद्र जी को मौका दीजिए, आपके बगल में ही बैठे हैं। ठीक है अभिषेक जी, रुद्र जी, मैं आखिर में आपके पास इसीलिए आता हूं कि पूरी जो अब तक जो प्रवक्ता बोलते हैं ना, उसका निचोड़ आपसे समझना है, और जो अब नई तस्वीर दिख रही है उसकी चर्चाएं शुरू हो गई है। कैसे देखें इसे? अनुज भाई, बसपा मुसलमान वोटों के लिए पहली दफा कोशिश नहीं कर रही है। हाँ। आप अगर देखें, चुनाव के पहले ही उसने काफी कोशिशें की थी, जिस तरीके से उसने उम्मीदवारों का चयन किया था। हाँ। हालांकि परिणाम उस ढंग से उसे मिले नहीं, लेकिन जब वो परिणाम आए उसके बाद जो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बसपा प्रमुख की तरफ से, उस पर भी उन्होंने मुसलमानों पर ही बात की थी। हाँ। उन्होंने कहा मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी की तरफ गया, क्या वो जिता पाया? नहीं जिता पाया। अब अगर आपके ऊपर अन्याय होगा तो आपको कौन बचाएगा? और उसके बाद आप एक सीरीज देखिए, मुस्लिम आबादी पर जब भी कोई हमला हुआ है, मायावती जी ने ट्वीट किया। PFI पे जब बैन लगने की बात हुई है तो उन्होंने एक संस्था के साथ इसकी तुलना की। जब मदरसों पे सर्वे की रिपोर्ट आने की बात हुई तो वो बचाव में उतर के आई, उस पर उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। तो एक लंबी फेहरिस्त है जिससे मायावती लगातार मुस्लिमों के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। इमरान मसूद का आना और तमाम ऐसे लोगों का आना इस पे बात था। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में एक बात सच है कि वो चुनाव आने से पहले
किसी ना किसी एक नेता को चुनते हैं, उस बारे में बात करते हैं। जी। असदुद्दीन ओवैसी के बसपा के पास जाने में असद को फायदा हो सकता है, मायावती जी को कोई बड़ा फायदा दिख नहीं रहा और वो जाने की कोशिश करेंगे भी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने 101 उम्मीदवारों को उतारा था और गुड्डू जमाली को छोड़ के सबकी जमानत जब्त हुई थी। बिल्कुल। और गुड्डू जमाली इतने वक्त बहुजन समाज पार्टी में। तो एक बात तो ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।